इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम शुंगों के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, शुंगों के संदर्भ में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछली 4 मुलाकातों में हमने देखा कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हासिल की, कैसे उसने यवनों से मुकाबला किया। पिछले अंक में हम यह चर्चा कर रहे थे कि क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध द्रोही था। यह तो स्पष्ट है कि वह ब्राह्मण मत का पोषक था, और वह जिस ब्राह्मण मत का पोषक था उसे हम ब्राह्मण वर्ण से ही जोड़कर न देखें, उसे हम भारतीय वैदिक व्यवस्था से जोड़कर देखें। दिव्यावदान नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है जो उसको बौद्ध द्रोही बताता है। दिव्यावदान चूंकि बाद की रचना है, एक धर्म विशेष की रचना है, और उसका जो लेखक है वह इतिहास से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, या उसके लेखक हैं वे इतिहास से ज़्यादा परिचित नहीं है। कहानियाँ लिखी हुई हैं, इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि वह कोई बहुत बड़ा बौद्ध द्रोही था। लेकिन तिब्बती लेखक तारानाथ भी उसको बड़ा बौद्ध द्रोही बताता है। तारानाथ पर भी वही बात लागू होती है कि वह बाद का है, बौद्ध है और विदेशी भी है। एक ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, उसमें एक नाम आता है गोमी मुख्य का। लिखा हुआ है कि कलयुग में एक गोमी मुख्य नामक राजा होगा जो बौद्ध द्रोही होगा और पूर्व से लेकर पश्चिम में कश्मीर तक बौद्ध भिक्षुओं और विहारों का विनाश करेगा। अंत में एक यक्ष उसका वध कर देगा। ये जो गोमी मुख्य है, इसको विद्वानों ने गौल्मिक मुख्य माना है, यानी सेनापति का रूपांतर माना है। इस मत के अनुसार पुष्यमित्र का बोध होता है कि वही होगा गौल्मिक मुख्य या गोमी मुख्य। यह समीकरण संदेह पैदा करता है। इस समीकरण को ठीक मान भी लें तो इस ग्रंथ के प्रत्येक वर्णन को स्वीकार करने में हमें आपत्ति है। यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है, बाद की रचना है, और इसमें बहुत सारी काल्पनिक बातें हैं। क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता भी पुष्यमित्र को बौद्ध विरोधी बताती है, लेकिन यह भी दंत कथाओं पर आधारित है। प्राचीन भारत का इतिहास कहीं कहीं इतना संदिग्ध और विवादित प्रतीत होता है कि एक मात्र साक्ष्य में उल्लिखित बात पर विश्वास होता नहीं। किसी बात को ग्रहण किए जाने योग्य समझने के लिए यह जरूरी है कि उसकी पुष्टि दूसरे साक्ष्यों से हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहने वाले साक्ष्य सभी बौद्ध साक्ष्य हैं। इन बौद्ध साक्ष्यों को छोड़कर कोई भी शिलालेख अथवा मुद्रा लेख बौद्ध धर्म के प्रति उसके तथाकथित अत्याचारों की ओर संकेत नहीं करता है। अशोक के समय में बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया था। बौद्ध भिक्षु समाज में अत्यधिक सम्मान्य थे। वे लोक के शास्ता और परामर्शदाता बन गए थे। बौद्ध विहारों पर राज्य की विशेष अनुकंपा थी। वे संख्या और समृद्धि दोनों में बढ़ रहे थे। परंतु पुष्यमित्र शुंग के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही परिस्थिति बदल गई। न बौद्ध धर्म राजधर्म रहा और न ही बौद्ध भिक्षु लोक के शास्ता और परामर्शदाता रहे। देश में ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ। यह संपूर्ण परिवर्तन इस वजह से हुआ कि पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण राजा गद्दी पर बैठ गया था। निश्चित रूप से वह बौद्ध जगत के प्रति
कठोर रहा होगा, लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि चूंकि बौद्ध धर्म का महत्व कम हो गया था राज्य की दृष्टि में, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लेखक हैं उनके कोप का भाजन तो पुष्यमित्र बनेगा ही। प्रतीत होता है कि बौद्ध जगत के एक वर्ग ने पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मणवाद को जानबूझकर बौद्ध द्रोह का रूप दिया। कालांतर में बौद्ध लेखकों ने, जो बाद के लेखक आए, उन्होंने इसी परंपरा का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य में ही शुंग का जो व्यक्तित्व है वह काली शाही से पुता हुआ मिलता है। परंतु हमें यह मानना चाहिए कि पुष्यमित्र का जो बौद्ध द्रोह है वह ऐतिहासिक घटना तो नहीं है, क्योंकि इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं बौद्ध ग्रंथों के अलावा। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि उसकी बौद्ध धर्म के प्रति कोई रुचि रही होगी या कोई सदाशयता रही होगी या कोई उदारता रही होगी। विद्वानों ने तक्षशिला के बौद्ध विहारों और सांची के स्तूप की जो स्थिति थी, जो स्थिति खराब हो गई थी, उसका सहारा लिया है और वे मानते हैं कि इनको पुष्यमित्र शुंग ने ही तुड़वाया था। लेकिन कहा नहीं जा सकता। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने कौशाम्बी की खुदाई में प्राप्त बौद्ध विहार घोषिताराम के अवशेष प्राप्त किए हैं और यह प्रतिपादित किया है कि इसे पुष्यमित्र ने जलाया था। लेकिन इस मत को भी विद्वान काल्पनिक बताते हैं। शुंग काल में भरहुत और सांची जैसे प्रसिद्ध स्तूप पूर्ण रूप से सुरक्षित देखे गए हैं और पुष्यमित्र ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई। जायसवाल ने यह मत प्रस्तुत किया था कि पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध बौद्धों ने यवनों का साथ दिया था, इसी कारण उसने बौद्धों को दंडित किया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मीनेंडर भी बौद्ध था और संभव है कि उसकी राजधानी साकल पुष्यमित्र विरोधी बौद्धों का केंद्र बन गई हो। यदि यह अनुमान सत्य है तो भी इससे पुष्यमित्र की धर्मांधता सिद्ध नहीं होती। उसका बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण यदि वह था तो राजनीतिक कारणों से प्रेरित ही माना जाएगा। मित्रों, मैं आपको अशोक के संदर्भ में भी कह चुका हूं और पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में भी कह रहा हूं कि निश्चित रूप से धर्म व्यक्ति की पहचान होता है, व्यक्ति के जीवन का आधार होता है, लेकिन धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग करना किसी राजा के लिए अचंभे की बात नहीं होती थी। राजनीति में धर्म का प्रयोग होता आया है। तो यह कहा जा सकता है शुंग काल में जो भरहुत बोध गया और सांची के जो स्तूप थे उनको नया रूप दिया गया था, इस आधार पर कहा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग उतना कठोर नहीं था जितना बौद्ध साक्ष्यों में उसे बौद्ध धर्म के प्रति बताया गया है। भरहुत स्तूप के प्राचीर पर सुगन रजे लिखा हुआ है, जिसका यह अर्थ है स्तूप का वह भाग शुंग काल में निर्मित हुआ था। यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण कार्य पुष्यमित्र के किसी उत्तराधिकारी के काल में हुआ होगा, पुष्यमित्र के शासनकाल में नहीं। परंतु यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि पुष्यमित्र की नीति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण कैसे किया जा सकता था। बाद के राजाओं द्वारा अधिक स्वाभाविक तो यही प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र धर्म सहिष्णु था और उसके उत्तराधिकारियों ने भी उसी सहिष्णुता को माना। दिव्यावदान से विदित होता है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध मंत्रियों को भी नियुक्त किया था। पुष्यमित्र के शासनकाल में उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र की राजसभा में भगवती कौशिकी नामक एक स्त्री थी जो संभवतः बौद्ध थी। हाथी गुम्फा अभिलेख का उल्लेख है कि कलिंग नरेश खारवेल ने
मगध पर आक्रमण किया था और बृहस्पति मित्र को पराजित किया था। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि यह बृहस्पति मित्र शुंग ही था। इस समीकरण की पुष्टि में वे कहते हैं कि ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति पुष्य का नक्षत्राधिपति है। बृहस्पति पुष्य का नक्षत्राधिपति है, नक्षत्र का अधिपति है, परंतु यह समीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। बृहस्पति पुष्य का ही नक्षत्र अधिपति है और इसीलिए शुंग नरेश कभी पुष्यमित्र और कभी बृहस्पति मित्र कहलाता था। काल्पनिक है, काल्पनिक दृष्टिकोण है। इस प्रकार का साक्ष्य अथवा उदाहरण कहीं मिला नहीं है। दिव्यावदान में पुष्यमित्र और बृहस्पति मित्र दोनों का उल्लेख है। उसमें पुष्यमित्र की राजधानी पाटलिपुत्र और बृहस्पति की राजधानी राजगृह प्रतीत होती है। अतः पुष्यमित्र और बृहस्पति मित्र दो अलग अलग व्यक्ति प्रतीत होते हैं। अधिकांश विद्वान खारवेल का शासनकाल ईसा पूर्व पहली शताब्दी में रखते हैं। अतः उसका समकालीन बृहस्पति मित्र भी ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में ही हुआ था, परंतु पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल तो 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक रहा था। पभोसा अभिलेख में आषाढ़ सेन के भांजे राजा बृहस्पति मित्र का उल्लेख है। आषाढ़ सेन ने उदाक के 100वें वर्ष में एक गुहा का निर्माण करवाया था। उदाक का समीकरण शुंग वंश के 5वें राजा के साथ किया गया है, अतः वह पुष्यमित्र के बाद हुआ था। स्पष्ट हो जाता है कि आषाढ़ सेन और उसका भांजा बृहस्पति मित्र भी पुष्यमित्र शुंग के बाद हुए। यही नहीं, इस अभिलेख में बृहस्पति मित्र राजा कहा गया है, परंतु पुष्यमित्र तो सदैव सेनापति कहलाया है। इस प्रकार पुष्यमित्र और बृहस्पति मित्र का समीकरण हो नहीं सकता। बृहस्पति मित्र की कुछ मुद्राएं कोसम में मिली हैं। यदि वह पुष्यमित्र शुंग ही था तो फिर उसकी मुद्राएं विदिशा अथवा मगध में क्यों नहीं मिलती। खैर, अब हम पुष्यमित्र के राज्य विस्तार की बात कर लेते हैं। अपनी पराकाष्ठा पर पश्चिम में पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। मालविकाग्निमित्रम के कथनानुसार शुंग सेना और यवन सेना का युद्ध पंजाब की सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर हुआ था। तारानाथ का कथन है कि पुष्यमित्र ने मध्य देश से जालंधर तक के बौद्ध विहारों को नष्ट किया था। दिव्यावदान कहता है कि पुष्यमित्र ने साकल यानी सियालकोट में जाकर बौद्धों के विरुद्ध घोषणा की थी। जैन लेखक मेरुतुंग के कथनानुसार दक्षिण पश्चिम में अवंती पर पुष्यमित्र का अधिकार था। मालविकाग्निमित्रम से प्रकट होता है कि दक्षिणी सीमा पर विदिशा पुष्यमित्र के साम्राज्य में था। दक्षिण में पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की प्राकृतिक सीमा नर्मदा नदी थी। इसकी पुष्टि मालविकाग्निमित्रम से होती है। इस नाटक की कुछ प्रतियों में नर्मदा के स्थान पर मंदाकिनी का नाम मिलता है। कदाचित दोनों नाम एक ही नदी के हैं। मालविकाग्निमित्रम में वर्णित विदिशा विदर्भ युद्ध के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि विदर्भ ने भी पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कलिंग का राज्य पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, अतः पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य स्वतंत्र कलिंग राज्य की सीमा को छूता था। पाटलिपुत्र पुष्यमित्र की राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख से सिद्ध होता है कि कोसल पुष्यमित्र के साम्राज्य के अधीन था। तो मित्रों, यह था पुष्यमित्र के राज्य का विस्तार। इतिहास पाठ में हम फिर मिलेंगे। हम अभी बात करेंगे पुष्यमित्र के संघ शासन की, हम बात करेंगे पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों की, हम बात करेंगे शुंग काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो हम इतिहास पाठ के लिए दोबारा मिलें, हमारी फिर से मुलाकात हो, हम शुंग काल के विषय में कुछ और जानें। तब तक के लिए आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए, साथ बने रहिए।
आपके साथ बने रहने से मेरा उत्साह बना रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी अधिक मन से आपके लिए इतिहास पाठ करूँ। नमस्कार।